जीपीसीआर एंड जी प्रोटीन सिग्नलिंग की बात करेंगे इस वीडियो में। जीपीसीआर सिग्नलिंग में हम लोग सब कवर करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होते हैं, जी प्रोटीन उनके टाइप्स क्या हैं, कौन से लाइगेंड्स होते हैं जो जीपीसीआर से बाइंड करते हैं, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे, सेकेंडरी मैसेंजर कौन से प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटीन काइनेजेस जो है, सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होगा, इवेंट्स क्या क्या होंगे जब सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, और साइक्लिक एमपी का क्या रोल है, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पे फॉर्म होते हैं वो साइक्लिक एमपी होते हैं। सिग्नल कैसे टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं हम, एंड वॉकर मोटिव के बारे में बात करेंगे। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ये रिसेप्टर है, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर है, सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। इट इंक्लूड्स द लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, विजन, टेस्ट एंड अदर रिस्पॉन्सेस। सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, ये ध्यान में रखना। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, ये 7 पास है तो 7 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड या 7 पॉलीपेप्टाइड से बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड का है, 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। एन टर्मिनस प्रेजेंट होगा आउटसाइड और सी टर्मिनस जो है साइटोसोलिक होगा। इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं, ये स्नेक लाइक नजर आता है। उसके बाद बात करेंगे जी प्रोटीन क्या होते हैं। तो देखो, जो जी प्रोटीन होते हैं ये जीटीपीए स्विच प्रोटीन होते हैं। ये कभी ऑन होंगे तो कभी ऑफ होंगे। इनके पास जीटीपीएज एक्टिविटी होगा। इट इज एक्टिवेटेड बाय ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। जो जीईएफ एक्टिविटी होता है, यहाँ पे देखें ये जीईएफ एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी जीपीसीआर के पास होता है, और इस एक्टिविटी से जी प्रोटीन एक्टिव होता है। तो होता क्या है कि जो ये आप जी प्रोटीन देख रहे हैं ये जीडीपी बाउंड है। जब ये जी प्रोटीन जीडीपी बाउंड होता है तो इनएक्टिव होता है, और जीपीसीआर का जो जीईएफ एक्टिविटी है उससे ये जीडीपी को रिमूव कर देते हैं। वहाँ से जीडीपी रिमूव होगा और उसकी जगह पे क्या ऐड हो जाएगा, जीटीपी। तो जब जी प्रोटीन जीटीपी बाउंड हो जाता है तो ये जी प्रोटीन जो है एक्टिव हो जाता है। अगर इस जी प्रोटीन को इनएक्टिव होना है तो इसके पास जो है जीटीपीएच एक्टिवेटिंग प्रोटीन से इसके जीटीपीएच एक्टिविटी ऑन होगा। जब जी प्रोटीन का जीटीपीएच एक्टिविटी ऑन होगा तो ये जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस करेंगे और जीटीपी फिर से चेंज हो जाएगा किसमें। इसको फिर से एक बार समझ लें क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड है लेकिन 7 पास जो है रिसेप्टर है। एन टर्मिनस नॉन साइटोसोलिक, सी टर्मिनस साइटोसोलिक, ये साइटोसोल है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जी प्रोटीन है। जी प्रोटीन प्राइमरी जी प्रोटीन जीपीसीआर से जो है एसोसिएटेड होते हैं। तो ये जो जी प्रोटीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में जीडीपी बाउंड होता है। जीडीपी से जब बाउंड रहेगा ये, तो ये इनएक्टिव रहेगा। जब लाइगेंड आके इंटरेक्ट करता है, जब लाइगेंड बाइंड करेगा, उसके बाद यहाँ पे एक खास एक्टिविटी होगा। इस रिसेप्टर के पास एक एक्टिविटी होगा, कॉन्फर्मेशन चेंज होते हैं, और रिसेप्टर के पास जो एक्टिविटी है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से ये रिसेप्टर क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा जी प्रोटीन से, और जी प्रोटीन का जो ये आपका जीडीपी है उसको रिमूव कर देंगे। ये पूरा जीडीपी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, जीटीपी। ठीक है, जीटीपी आएगा। जब जी प्रोटीन जीटीपी बाउंड होता है तो वो जो है एक्टिव हो जाता है और जाके किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है। तो जीटीपी बाउंड जी प्रोटीन एक्टिव होता है और सिग्नल ट्रांसडक्शन करेगा। लेकिन जब जीटीपीएज एक्टिविटी ऑन होगा, कौन सी एक्टिविटी, जीटीपीएज एक्टिविटी। जीटीपीएज नाम से ही पता चल रहा है कि ये जीटीपी को किस में चेंज करते हैं, जीडीपी में चेंज करते हैं। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी, तो 3 फॉस्फेट से केवल 2 ही फॉस्फेट डाइफॉस्फेट कंडीशन बचेगा। तो जब जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा जी प्रोटीन से, तो वहाँ पे अब जी प्रोटीन जीडीपी बाउंड हो जाएगा। जब जी प्रोटीन जीडीपी बाउंड होगा तो इनएक्टिव होगा। और इनएक्टिव कैसे होता है, जीटीपीएज एक्टिविटी से। और ये एक्टिविटी कैसे एक्टिवेट होगा, गैप से। जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन होते हैं
जो जी प्रोटीन के जीटीपीएज एक्शन को ऑन करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जी प्रोटीन जब जीडीपी बाउंड है तो ये इनएक्टिव है। उसके बाद रिसेप्टर जो है जीपीसीआर है। ये रिसेप्टर के पास जो एक्टिविटी है वो है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से ये जीडीपी पूरा रिमूव होता है और ऐड हो जाता है जीटीपी। ऐसा नहीं है कि ये जीईएफ यहाँ पे केवल एक फॉस्फेट ऐड कर दिया तो जीडीपी जो है जीटीपी में चेंज हो गया। यह एक फॉस्फेट ऐड नहीं होता, यहाँ पे जीडीपी को रिमूव करते हैं जीटीपी के थ्रू। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है ना। तभी इसका नाम है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। ये बेसिकली जीटीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। तो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी रिसेप्टर के पास होता है और वही रिसेप्टर जी प्रोटीन को एक्टिव करता है। रिसेप्टर जब एक्टिव करेगा तो जी प्रोटीन आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन करेंगे। जब जो है रिस्पांस जो है एक थ्रेशोल्ड लेवल तक होगा उसके बाद ये जी प्रोटीन वापस से इनएक्टिव होगा। अब यहाँ पे जीटीपी को रिमूव करके जीडीपी नहीं लगाते हैं, यहाँ पे जीटीपी से एक फॉस्फेट केवल हटाते हैं। जब आप टर्मिनल फॉस्फेट हटाओगे तो ये जीटीपी एक्सचेंज हो जाता है जीडीपी में। यहाँ एक्सचेंज नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। और जी प्रोटीन इनएक्टिव होते हैं किसकी वजह से, तो वो होता है गैप एक्टिविटी, जीटीपीएज एक्टिविटी। जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो है जीटीपीएज एक्शन जो होगा, जीटीपीएज का मतलब जीटीपी हाइड्रोलाइसिस। तो जी प्रोटीन का जो जीटीपीएज एक्टिविटी है वो एक्टिव होगा गैप के थ्रू और उससे जी प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा। तो अगर सेल में जीईएफ एक्टिविटी हाई है तो समझ लेना जी प्रोटीन एक्टिव है, और जीएपी अगर एक्टिविटी हाई है तो वो जी प्रोटीन इनएक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इट इज एक्टिवेटेड बाय जीईएफ एंड इनएक्टिवेटेड बाय जीएपी एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी इसके पास खुद हो सकता है या किसी अदर प्रोटीन्स के पास ये एक्टिविटी होगा। मोनोमेरिक जी प्रोटीन जो होते हैं उसमें रैस, रैन, रैब, रोहो, एसएआर, एआरएफ ये सब होते हैं। ट्राइमेरिक जी प्रोटीन जो होते हैं उसमें 3 सब यूनिट होते हैं, जी प्रोटीन अल्फा, जी बीटा और जी गामा। तो इस तरीके से जीपीसीआर, और ये जीपीसीआर किससे कपल्ड होता है, जी प्रोटीन से। तो जी प्रोटीन और जीपीसीआर सिग्नलिंग में हम ये ट्राइमेरिक जी प्रोटीन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्लासेस ऑफ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन आप देखें तो सब यूनिट की बात करें और फंक्शन की बात करें तो आप देख रहे हो कि ट्राइमेरिक जी प्रोटीन में जी अल्फा है, बीटा है और गामा है, 3 सब यूनिट हैं। अल्फा लार्जेस्ट सब यूनिट होता है, उससे स्मॉल बीटा होता है और स्मॉलेस्ट गामा होता है। ये 50 to 90 केडीए का हो सकता है अल्फा, ये जो है 34 या 35 केडीए का होता है बीटा, और गामा 8 to 9 केडीए का होता है। जो अल्फा है ये पॉलीमॉर्फिक है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, इसलिए इसका जो साइज है वो वेरिएबल है। जी अल्फा एस ये मोस्ट कॉमन है, जी अल्फा एस क्या है, मोस्ट कॉमन है, स्टिमुलेटरी टाइप है और ये एक्टिवेट करते हैं एडिनाइलिल साइक्लेज को, एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे। जी अल्फा आई इनिबिटरी है, ये इनिबिट करते हैं एडिनाइलिल साइक्लेज को। जी अल्फा टी ट्रांसड्यूसिन ये एक्टिवेट्स करते हैं साइक्लिक जीएमपी फास्फोडाइएस्टरेज, फास्फोडाइएस्टरेज पीडीई शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे, और इसको एक्टिवेट करते। जी अल्फा जी जस्टिड्यूसिन होता है ये, और ये एक्टिवेट करता है फास्फोडाइएस्टरेज को। जी अल्फा क्यू या जी अल्फा 11 ये सेम फैमिली के मेंबर हैं, ये एक्टिवेट्स करते हैं फास्फोलाइपेज सी को, पीएलसी को एक्टिवेट करते हैं जिसमें पीएलसी बीटा कॉमन है। जी अल्फा 12 और 13 भी क्लास हैं, ये एक्टिवेट्स करते हैं जो रोहो हैं, जीईएफ को एक्टिवेट करते हैं। जीपीसीआर के जो लाइगेंड्स हैं, अगर हम बात करें जीपीसीआर का तो जीपीसीआर जो है लार्जेस्ट फैमिली है सेल सरफेस रिसेप्टर का, और अगर ये लार्जेस्ट है तो इसके पास जो है लाइगेंड भी बहुत ज़्यादा होंगे जो जीपीसीआर से बाइंड करते हैं। एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ग्लूकागॉन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, डोपामीन है, वैसोप्रेसिन है।
या लाइट है। यहाँ पे चेक करते हैं कि जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है जैसे एडिनाइलिल साइक्लेज है, इसका काम क्या है। एडिनाइलिल साइक्लेज जो है एटीपी को एटीपी से साइक्लिक एएमपी में चेंज करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी बनाता है। ये साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर है और साइक्लिक एएमपी फर्दर एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज ए को। तो इसको याद करने का तरीका आप देख सकते हो, ये साइक्लिक एएमपी और प्रोटीन काइनेज ए से बाइंड कर रहा है। अगर हम इफेक्टर मॉलिक्यूल ग्वानाइलिल साइक्लेज की बात करें तो ये जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी बनाएंगे या सीजीएमपी बनाएंगे, और सीजीएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर है और ये एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज जी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो ये जी। अगर हम फास्फोलाइपेज बीटा की बात करें तो फास्फोलाइपेज बीटा ये एंजाइम जो है ये क्लीव करता है PIP2 को। PIP2 क्या है? फास्फोटेडियल इनोसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, PIP2 ये होता है, ये फास्फोलिपिड है। जब इसको आप क्लीव करोगे तो इसका डाईएसाइल ग्लिसरॉल मिलेगा और यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है ये IP3। डाईएसाइल ग्लिसरॉल जो हाइड्रोफोबिक होगा वो मेम्ब्रेन में ही रहता है और ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज सी को। जो IP3 है, IP3 क्या करता है, लाइगेंड गेटेड कैल्शियम आयन चैनल से बाइंड करता है, जिससे कैल्शियम आयन का लेवल जो है साइटोसॉल में इंक्रीज होने लगता है। इनोसिटॉल 1,4,5 ट्रिस फॉस्फेट IP3 जो होता है ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो ये साइटोसॉल में आ जाता है और साइटोसॉल में इसका रिसेप्टर होता है जिससे वो कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज करता है। देखो जो ये काइनेजेज होते हैं, काइनेजेज क्या करते हैं, फास्फोराइलेशन करते हैं। फास्फोराइलेशन आपका स्पेसिफिक रेसिड्यू पे होगा, तो जैसे ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन में मान लो यहाँ टाइरोसिन रेसिड्यू है तो उस पर फास्फोराइलेशन होगा। टाइरोसिन या सेरीन रेसिड्यू है या थ्रियोनिन है या हिस्टडीन है या स्पार्टेट है, तो ऐसे रेसिड्यू पे फास्फोराइलेशन होता है। काइनेजेज जो एंजाइम होते हैं उसको हम फास्फोट्रांसफरेजेज भी बोलते हैं और यही फास्फोराइलेशन करते हैं। फास्फेटेजेज जो है ये फॉस्फेट को रिमूव करते हैं, उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब कि वाटर यूज करेंगे। फास्फोडाइएस्टरेज क्या करते हैं, फास्फोडाइएस्टरेज जो है ब्रेक करके फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, जैसे मान लीजिए कि साइक्लिक एएमपी है तो साइक्लिक एएमपी को ये क्लीव कर देंगे 5 प्राइम एएमपी में। फास्फोराइलेज जो होते हैं, फास्फोराइलेज ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन करते हैं, जबकि काइनेज जो थे, काइनेज क्या करते थे कि एटीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव करते थे और उसको एडीपी में चेंज करते थे और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो फास्फोराइलेट करते थे। लेकिन यहाँ पे एटीपी जो है फॉस्फेट डोनर नहीं होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होगा वो सिंपली यूज हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये लाइगेंड है और ये हमारा रिसेप्टर है, तो अलग अलग टाइप के लाइगेंड होते हैं। लाइगेंड की बाइंडिंग जो है यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे होता है, जिसमें जो 3rd है, 5 है, 6 है, 7 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लाइगेंड बाइंड करता है, तो सपोज लाइगेंड यहाँ बाइंड किया, जब लाइगेंड बाइंड करेगा तो रिसेप्टर में कॉन्फर्मेशन चेंज होंगे। अब आप रिसेप्टर में देखते हैं यहाँ पे कि ये 3 लूप आपको नज़र आ रहा है जो बाहर है, ये आपका N टर्मिनस, C टर्मिनस, ये एक्स्ट्रा सेलुलर लूप है तो EL1 इसको बोल सकते हैं, इसको EL2 और एक्स्ट्रा सेलुलर लूप जो 3rd है ये। इसी तरीके से यहाँ 3 इंट्रा सेलुलर लूप है, IL1, IL2, IL3। तो इंट्रा सेलुलर लूप जो होते हैं ये भी 3 है। यहाँ हमारे पास ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जीडीपी बाउंड है, अभी अल्फा इनएक्टिव है क्योंकि अभी लाइगेंड जो है वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं किया है। अल्फा जब जीडीपी बाउंड होता है, इनएक्टिव होता है, तो उस दौरान अल्फा, बीटा और गामा तीनों ट्राइमेरिक फॉर्म बनाए रहते हैं। ये तीनों ट्राइमेरिक फॉर्म बनाए रहते हैं। जिसमें आप अल्फा को देख रहे हैं तो वो जो है लिपिड लिंक प्रोटीन है और गामा भी लिपिड से अटैच है और गामा के साथ ये बीटा भी एसोसिएटेड है। तो यहाँ लिपिड से जो मेम्ब्रेन है उसके लिपिड से ये अटैच है। जब लाइगेंड बाइंड करता है, लाइगेंड बाइंड करेगा तो ये जो L3 लूप, ये इसके पास ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी से यहाँ पे जो हमारा अल्फा था उस अल्फा का जीडीपी जो था उसको रिमूव कर दिए और वहाँ पे अटैच क्या कर दिए, जीटीपी। जब जीटीपी अल्फा से अटैच करोगे तो ये अल्फा अब एक्टिव होगा और वो बीटा और गामा से सेपरेट हो जाएगा
और वो जाके इंटरेक्ट करेगा यहाँ पे एडिनाइलिल साइक्लेज मैंने दिखाई, ये इफेक्टर मॉलिक्यूल है। एडिनाइलिल साइक्लेज जो है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज करता है। देखो जो एटीपी है, जैसे ये एटीपी है, तो आपका ये एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, और ये आपका जो है पेंटोज शुगर है, और ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। 3 प्राइम पे OH होता है, 2 प्राइम पे भी OH होगा एटीपी में, और ये आपका 1 प्राइम से ये आपका एडेनिन जो है अटैच है, और यहाँ पे 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। तो क्या स्ट्रक्चर बन गया? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एडेनिन है, और अगर हम एडेनिन के साथ ये शुगर अटैच कर दें तो इसको बोलते हैं एडेनोसिन, और एडेनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। और अगर 1 फॉस्फेट अटैच किया तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 हैं तो डाईफॉस्फेट, 3 है तो ट्राईफॉस्फेट। तो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज करना, तो होता क्या है कि ये इतना पोर्शन रिमूव होगा, ये इतना पोर्शन क्या होगा, इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किससे बन जाएगा? 3 प्राइम से। 3 प्राइम से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ये होता है आपका, ये आपका साइक्लिक एएमपी हो गया। तो यही साइक्लिक एएमपी होता है। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तो ये साइक्लिक एएमपी 5 प्राइम एएमपी में चेंज हो जाता है सिंपली। ठीक है, ये 5 प्राइम एएमपी में चेंज होगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जो फास्फोडाइस्टरेज करते हैं। ये जो साइक्लिक एएमपी है ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है, क्योंकि अब जो है सिग्नल का ट्रांसडक्शन, इस मेम्ब्रेन से सिग्नल को न्यूक्लियस तक पहुंचाना है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो है सिग्नल मेम्ब्रेन से या रिसेप्टर से न्यूक्लियस तक पहुंचेगा। इसी को बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। लाइगेंड जो है ये प्राइमरी मैसेंजर जैसा होता है, जो कि लाइगेंड रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, रिसेप्टर में कॉन्फर्मेशन चेंज लाएगा, फिर रिसेप्टर जो है यहाँ पे साइटोसोलिक प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे, और एक कैस्केड होगा। सिग्नल का एम्पलीफिकेशन भी होता है। एम्पलीफिकेशन का मतलब कि अगर मान लो कि जो है यहाँ 10 लाइगेंड है, तो पता चला कि यहाँ जो है 100 जो है मॉलिक्यूल जो है साइक्लिक एएमपी बन गए, तो सिग्नल एम्पलीफाई करते हैं। अब ये साइक्लिक एएमपी जो है ये जाके बाइंड करेंगे प्रोटीन काइनेज ए से। ये जो प्रोटीन काइनेज ए है इसमें जो है 2 रेगुलेटरी सब यूनिट हैं और 2 कैटालिटिक सब यूनिट हैं। कैटालिटिक सब यूनिट का जो एक्टिव साइट है उसी से रेगुलेटरी सब यूनिट बाइंड किया रहता है, इसीलिए कैटालिटिक यूनिट जो है काम नहीं कर पाता है, इनएक्टिव है। तो प्रोटीन काइनेज ए का जो 2 कैटालिटिक सब यूनिट आप देख रहे हो ये इनएक्टिव है। अब अगर ये आके बाइंड करे साइक्लिक एएमपी, तो साइक्लिक एएमपी एक से बाइंड किया, फिर उसके बाद दूसरा साइक्लिक एएमपी बाइंड करेगा। तो यहाँ पे आप 2 रेगुलेटरी सब यूनिट देख रहे हो, तो 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर। यहाँ पे एक टाइप 1 होता है और एक टाइप 2, ताकि कोऑपरेटिव फैशन में साइक्लिक एएमपी की बाइंडिंग हो। जब एक साइक्लिन बाइंड करता है, ये साइक्लिक एएमपी बाइंड करता है इस रेगुलेटरी सब यूनिट से, तो होता क्या है कि एफिनिटी इंक्रीज होता है, ताकि अगला साइक्लिक एएमपी और तेज़ी से बाइंड करे। उसके बाद अगला साइक्लिक एएमपी और तेज़ी से बाइंड करता है हाई एफिनिटी से। जैसे आप हीमोग्लोबिन की बात करते हो, तो हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तो अगर एक ऑक्सीजन बाइंड करता है जिस एफिनिटी से, तो दूसरा ऑक्सीजन और तेज़ी से बाइंड करता है, तीसरा और तेज़ी से बाइंड करता है, तो एफिनिटी इंक्रीज होता है। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फैशन में बाइंडिंग। तो जहाँ जहाँ आपको नज़र आएगा कि टेट्रामर कंडीशन है या 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोटीन पे, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव फैशन हो सकता है। तो एक साइक्लिक एएमपी बाइंड करता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर से, दूसरा साइक्लिक एएमपी दूसरे टाइप ऑफ रिसेप्टर से बाइंड करेगा। दो टाइप का यहाँ पे बाइंडिंग साइट होता है एक रेगुलेटरी सब यूनिट पे, ऐसे यहाँ पे भी उसी टाइप का है। तो जब रेगुलेटरी सब यूनिट से साइक्लिक एएमपी बाइंड कर जाते हैं तो कन्फर्मेशन चेंज होगा, अब कैटालिटिक यूनिट फ्री हो जाएगा। ये कैटालिटिक यूनिट है, और ये कौन सा एंजाइम है? काइनेज। तो कैटालिटिक यूनिट जो काइनेजेज होते हैं, ये किसी भी मॉलिक्यूल्स पे कोई प्रोटीन है तो उस पर फास्फोराइलेशन करते हैं। ये एटीपी यूज करेंगे, एटीपी यूज करेंगे और एटीपी से फॉस्फेट यहाँ पे अटैच करेंगे और हमको एडीपी भी मिल जाता है। तो ये कैटालिटिक यूनिट साइटोसोलिक प्रोटीन को भी फास्फोराइलेट कर सकते हैं, या ये न्यूक्लियस में मूव करके वहाँ किसी प्रोटीन को फास्फोराइलेट करते हैं। यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो होता है न्यूक्लियर प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये क्रेब होता है। साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग, इसको क्रेब बोलते हैं। क्रेब जो है साइक्लिक एएमपी की वजह से एक्टिवेट हो पा रहा है, क्योंकि साइक्लिक एएमपी जब
R यूनिट से बाइंड कर रहा है, तभी जो है वो कैटालिटिक यूनिट फ्री हो रहा है, और कैटालिटिक यूनिट आके क्रेप को एक्टिवेट करेगा, क्रेप को फास्फोराइलेट करेंगे। क्रेप को जो है स्पेसिफिक रेसिड्यू पे, सीरीन थ्रियोनिन रेसिड्यू होता है, उनमें से किसी रेसिड्यू पे फास्फोराइलेशन होगा, तो क्रेप जो है एक्टिव होगा। क्रेप यहाँ इनएक्टिव है, ये क्रेप पहले क्या है, इनएक्टिव है, और जैसे ही कैटालिटिक यूनिट आएगा क्रेप एक्टिव होगा। उससे क्रेप बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं CBP, और ये डाइमर बना के जो है स्पेसिफिक प्रमोटर रीजन से या रेगुलेटरी एलिमेंट से बाइंड करेंगे, और पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा और रिस्पॉन्स आएगा। किस टाइप का रिस्पॉन्स आएगा वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का लाइगेंड वहाँ पे है। एक बार फिर से समझ लेते हैं आउटलाइन, कि जब लाइगेंड बाइंड करेगा तो कन्फर्मेशन रिसेप्टर में चेंज आएगा। रिसेप्टर में जो है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी होगा, और ये रिसेप्टर जो है अल्फा सब यूनिट जो पहले GDP बाउंड इनएक्टिव था उसी से GTP अटैच करा देता है, GDP को रिमूव कर देते हैं, यानी कि GDP एक्सचेंज बाई GTP। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी किसके पास है, रिसेप्टर के पास, और ये एक्टिविटी तभी एक्टिव होगा जब लाइगेंड बाइंड करेगा। उसके बाद जब G अल्फा GTP बाउंड होता है तो एक्टिव होता है, और ये जाके एडिनाइलिन साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा है। एडिनाइलिन साइक्लेज ATP को कन्वर्ट कर रहा है साइक्लिक MP में, बहुत सारे साइक्लिक MP बनते हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर हो गया। अब ये सिग्नल को ट्रांजक्शन करेगा न्यूक्लियस तक। ठीक है, डाउन सिग्नल ट्रांजक्शन ये हो रहा है डाउन स्ट्रीम पे। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये R जो है रेगुलेटरी सब यूनिट और कैटालिटिक सब यूनिट है। रेगुलेटरी सब यूनिट कैटालिटिक सब यूनिट से बाइंड है, ठीक है, और उसके एक्टिव साइट से बाइंड है, जिससे कैटालिटिक यूनिट इनएक्टिव है। जब साइक्लिक MP रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड करते हैं तो 4 साइक्लिक MP यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं, जिससे कैटालिटिक यूनिट अब फ्री हो जाएगा, क्योंकि रेगुलेटरी सब यूनिट में कन्फर्मेशन चेंज हुए हैं। अब ये कैटालिटिक यूनिट मूव करेगा न्यूक्लियस में, वहाँ पे साइटोसोलिक प्रोटीन हो या न्यूक्लियस में कोई प्रोटीन हो, उसको फास्फोराइलेट करेंगे। फास्फोराइलेशन से वो प्रोटीन एक्टिवेट होता है, वो प्रोटीन किसी अदर प्रोटीन से बाइंड करता है, और जाके वो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को बढ़ाता है, या डिपेंड करेगा किस टाइप का प्रोसेस हो रहा है, तो इन डिक्रीज भी कर सकता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो लाइगेंड बाइंड कर रहा है, सबसे पहले लाइगेंड की बाइंडिंग है, फिर उसके बाद कॉन्फर्मेशन चेंज हो रहा है रिसेप्टर में, फिर रिसेप्टर इंटरेक्ट कर रहे हैं विद जी प्रोटीन। जी प्रोटीन में जो G अल्फा सब यूनिट हैं वो जो है एक्टिवेट होता है रिसेप्टर के थ्रू, किस एक्टिविटी से, GEF एक्टिविटी से। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ GDP बाई GTP, तो GTP बाइंड कर जाता है G अल्फा से, फिर GTP बाउंड G अल्फा सेपरेट हो जाएगा बीटा और गामा से, जो G बीटा और गामा है उससे सेपरेट हो जाएगा। अब यही G अल्फा इंटरेक्ट करेगा एडिनाइलिल साइक्लेज से, एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। एडिनाइलिल साइक्लेज ATP को साइक्लिक MP में चेंज करता है, और साइक्लिक MP जब बाइंड करेगा प्रोटीन काइनेज A के रेगुलेटरी सब यूनिट से, और कोऑपरेटिव फैशन में बाइंडिंग होगा, जिससे एक्टिव हो जाएगा कैटालिटिक सब यूनिट। तो एक्टिवेशन ऑफ कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ प्रोटीन काइनेज है, और कैटालिटिक यूनिट एक काइनेज एंजाइम है, तो फास्फोराइलेशन करेगा स्पेसिफिक प्रोटीन पे, टारगेट प्रोटीन पे। वो साइटोसोलिक भी हो सकते हैं या न्यूक्लियर हो सकते हैं। सीरीन या थ्रियोनिन रेसिड्यू पे फास्फोराइलेशन होगा। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का एक्टिवेशन होता है, जैसे एग्जाम्पल में क्रेब आपने देखा, फर्दर जो है रिस्पॉन्स आएगा। मोस्ट कॉमन जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं वो साइक्लिक MP होते हैं। तो देख लेते हैं कि इनका सेल में रोल क्या होता है। देखो, हाई साइक्लिक MP इन एडिपोज टिश्यू इंक्रीजेज द फ्री ट्राइग्लिसराइड। तो हमारे पास जो ग्लिसरॉल होता है उसमें 1, 2 और ये 3 कार्बन का और OH ग्रुप है, जो कि जो है एस्टेरिफिकेशन होके वो किससे बॉन्ड बना लेता है, जो एसिडिक ग्रुप है किसी फैटी एसिड का उससे बॉन्ड बना लेता है। ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है, फैटी एसाइल चेन है ये, और एक तीसरा फैटी एसाइल चेन है। जब ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसाइल चेन अटैच हो तो इसको बोलते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या TAG। अगर 2 अटैच है, एक हम यहाँ से रिमूव कर दे तो वो चेंज हो जाता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये बेसिकली रिजर्वायर होता है, ये एडिपोज टिश्यू में होगा, मसल में होगा, और इसका जो है लेवल फ्री ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को इंक्रीज करते हैं ताकि एनर्जी जो है प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ये जो फैटी एसिड है ना, ये जो आपको फैटी एसिड नज़र आ रहे हैं, इनका जो है
ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होके जो है जैसे 16 कार्बन का अगर फैटी एसिड है तो एसिटल कोएंजाइम में चेंज होंगे तो 8 एसिटल कोएंजाइम में मिल जाएगा, क्योंकि एसिटल कोएंजाइम ए जो होता है उसमें जो एसिटल ग्रुप है वो 2 कार्बन का है। तो इस तरीके से एसिटल ग्रुप जो है एंट्री कर जाता है क्रेब साइकिल में, फर्दर जो है प्रोसेसिंग होगा तो एनर्जी मिलता है। ये इनिशिएट करता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है फ्लो ज़्यादा करेगा। इनहिबिट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन को अगर हम ग्लूकोज में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन की लाइसिस। अगर हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना। अगर हम जो है ग्लूकोज को पायरुवेट में चेंज कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम पायरुवेट से रिवर्स ग्लूकोज में चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये अलग अलग प्रोसेस होते हैं, बायोमेटाबॉलिज्म होता है इस तरीके से। हम जो है सिग्नल को यहाँ पे टर्मिनेट भी करेंगे। तो सिग्नल टर्मिनेट कैसे होगा? तो एक तो होता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल या अपॉन ओवर रिस्पॉन्स। अगर सोचो कि कोई प्रोटीन जो है रिस्पॉन्स में बनना है 1000 सपोज मॉलिक्यूल बनना है, तो अगर 1000 मॉलिक्यूल रिस्पॉन्स में बन गया तो सिग्नलिंग को रोकना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। तो ओवर रिस्पॉन्स अगर हो रहा है या हाई सिग्नल है, ये सिग्नल मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन जो है ये हाई है तो रिस्पॉन्स जल्दी आएगा। ये जितना भी हमको जो है 1000 मॉलिक्यूल अगर हमको बनाना था तो ये सभी बनेगा, ठीक है। उसके बाद सिग्नल मॉलिक्यूल धीरे धीरे उनका जो नेगेटिव फीडबैक जाएगा, सिग्नल मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कम होगा, क्योंकि ओवर रिस्पॉन्स में जो भी प्रोटीन बना हो सपोज वो एक नेगेटिव रिप्रेशन करता है जो जाके डीएनए से बाइंड करके इनहिबिट करता है, तो नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे होगा। GTPase एक्शन ऑफ G अल्फा S, दिस एक्शन गेट स्टिमुलेटेड इफ लाइगेंड कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड और इन ओवर रिस्पॉन्स। अगर लाइगेंड कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए या ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा तो G अल्फा जो S यूनिट है इसका जो GTPase एक्टिविटी है वो ऑन हो जाएगा, यानी कि हम गैप की बात कर रहे हैं। GTPase एक्टिवेटिंग जो प्रोटीन है वो GTPase एक्शन को ऑन करेंगे, जिससे जो GTP बाउंड G अल्फा था यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, तो ये अब किस में चेंज हो जाएगा? GDP में। तो GDP में जैसे ही चेंज हुआ ये इनएक्टिव हो जाएगा और ये वापस से जाके किससे बाइंड हो जाएगा? G अल्फा जो है बीटा और गामा से इंटरेक्ट कर जाएगा। जब इनएक्टिव होता तो फिर से ट्राइमर बन जाता। फास्फोडाइस्टरेज यूज करके जो है इस रिस्पॉन्स को टर्मिनेट कर सकते हैं। देखो साइक्लिक एएमपी क्या करता था? प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता था। अगर साइक्लिक एएमपी को आप चेंज कर दो 5 प्राइम एएमपी में, अब ये 5 प्राइम एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, तो सिग्नल नहीं हो पाएगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं हो पाएगा। अगर ये इसको इनहिबिट कर दिया तो सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं हो पाएगा। फॉस्फेटेजेज, फॉस्फेटेजेज जो है जितने भी साइटोसोलिक प्रोटीन, जैसे ये काइनेज में कैटालिटिक यूनिट किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को फास्फोराइलेट किया, फास्फेटेजेज अगर इस फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे तो सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं होगा। रिसेप्टर डीसेंसिटाइजेशन, होता क्या है कि रिसेप्टर बिकम अनरिस्पॉन्सिवनेस बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड या रिपीटेड सिग्नल। साइटोसोलिक डोमेन ऑफ जीपीसीआर इज फास्फोराइलेटेड बाय जीआरके, जीपीसीआर काइनेजेज होते हैं। तो होता क्या है कि देखो ये रिसेप्टर है, जीपीसीआर है ये, और साइटोसोलिक डोमेन में ये वाला रीजन, ये L1 L2 L3 नहीं, इधर का, इधर में जो है फास्फोराइलेशन होगा। कौन करेगा ये फास्फोराइलेशन? GRK, जीपीसीआर रिसेप्टर काइनेजेज, यानी कि ये रिसेप्टर को फास्फोराइलेट करेंगे। जब ये रिसेप्टर फास्फोराइलेट हो जाएगा तब यहाँ पे कुछ अदर मॉलिक्यूल आके फास्फोराइलेटेड साइट से बाइंड कर जाते हैं। ये जो मॉलिक्यूल बाइंड किए हैं ये अरेस्टिन होते हैं। ये क्या होते हैं? अरेस्टिन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सिग्नल को अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्टिन में मोस्ट कॉमन बीटा अरेस्टिन होता है। तो जीपीसीआर के थ्रू जो सिग्नलिंग हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा और बीटा अरेस्टिन सिग्नलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। एक होता है रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन, रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन इन एंडोसाइटिक वेस्किल, या इसी को बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। वेस्किल कंटेनिंग रिसेप्टर फ्यूज्ड विद लाइसोसोम। अब जैसे ये रिसेप्टर है, ये जीपीसीआर रिसेप्टर है, यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर हैं, ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट है। तो होता क्या है कि अगर मेम्ब्रेन जो इस तरीके से एंडोसाइटिक वेस्किल बन जाए तो सारे रिसेप्टर कहाँ आ जाएंगे? सारे रिसेप्टर जब वेस्किल में आएंगे तो अगर बाहर लाइगेंड आप प्रोवाइड करोगे तो लाइगेंड जो है रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है?
क्योंकि रिसेप्टर जो है एंडोसाइटिक वेस्किल में चला आया है। अब जो है यहाँ पे सिग्नल को टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि रिसेप्टर ही एक्सपोज नहीं है सरफेस पे, तो जो लाइगेंड है वो बाइंड नहीं कर पाएंगे। ये एंडोसाइटिक वेस्किल वापस से रीफ्यूज कर सकता है, या फिर ये एंडोसाइटिक वेस्किल को आप लाइसोजोम से जाके फ्यूज करा दो। जब लाइसोजोम से जाके फ्यूज कराओगे तो ये रिसेप्टर क्या होंगे, यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएंगे लाइसोजोमल एंजाइम से। अगर लाइसोजोम से फ्यूज कराते हो तो उसको बोलते हैं डाउन रेगुलेशन मैकेनिज्म। एक टर्म है वॉकर मोटिव। वॉकर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस मोटिव के बारे में बताया था। या वॉकर लूप भी बोलते हैं, या इसको जो है पी लूप बोलते हैं, क्योंकि फॉस्फेट बाइंडिंग लूप होता है। ऑल न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैव दिस टाइप ऑफ लूप। लाइसिन रेसिड्यू जो है इस लूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि न्यूक्लियोटाइड बाइंड करें। और इस मोटिव में जी, उसके बाद 4x है, x की जगह पे कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, फिर जी है, फिर के रिप्रेजेंट करता है लाइसिन को, थ्रियोनिन और सीरीन है, और x कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। तो जो भी प्रोटीन आप देख रहे हो ये एक कोई प्रोटीन है। तो इस प्रोटीन में एक खास लूप होगा, उसी को बोलते हैं कौन सा लूप, वॉकर लूप या वॉकर मोटिव। सपोज ये लूप है ये, तो यहाँ कोई भी न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड कर रहा है, जीटीपी हो या जीडीपी हो, ठीक है, या एटीपी हो, एडीपी हो, ये सब न्यूक्लियोटाइड है। ये अगर आके बाइंड कर रहे हैं यहाँ पे बाइंडिंग हो रहा है, तो बाइंडिंग किस लूप पे हो रहा है, वॉकर मोटिफ या पी लूप या वॉकर लूप पे बाइंडिंग हो रहा है। और यहाँ पे प्रोटीन में ये जो आपका प्रोटीन है इसमें एक खास रेसिड्यू होगा के लाइसिन, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे बाइंडिंग में। अगर लाइसिन को हम जो है रिमूव कर दें, लाइसिन की जगह पे आर्जिनिन या कोई अदर अमाइनो एसिड ले आए, तो वो जो है बाइंडिंग को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर वे में बाइंडिंग नहीं हो पाएगा। तो आप देख रहे हो जो जी प्रोटीन है, जैसे जी अल्फा है, तो जी अल्फा जीटीपी या जीडीपी से बाउंड होता है स्पेसिफिक टाइम पे, कभी जीटीपी से तो कभी जीडीपी से बाइंड रहता है जी अल्फा। तो जिस साइट से जीटीपी या जीडीपी बाइंड रहते हैं वो साइट होता है वॉकर मोटिफ होता है।